आज हम 7th क्लास में सामाजिक में चैप्टर 2 है नए राजा एवं राज्य। नए राजा और राज्य, उसके बारे में उत्तर भारत में जो समाज है, समाज, अर्थव्यवस्था, शिक्षा एवं ज्ञान, भाषा एवं साहित्य एवं धर्म। जो उत्तर भारत में जो समाज है उसमें किस प्रकार का समाज है, वहाँ किस प्रकार की शिक्षा है और भाषा साहित्य का क्या सार है और किस प्रकार का धर्म प्रचलित है, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि उत्तर भारत में जो समाज है, समाज किस प्रकार का है। समाज के बारे में देखते हैं कि इस काल में जो समाज प्राय राजपूत काल के नाम से जाना जाता था। वहाँ पर ज़्यादा राजपूत जाति के लोग निवास करते थे या राजपूत जाति थी। तो राजपूत यहाँ परंपरागत रूप में वर्ण व्यवस्था थी। वर्ण थे कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये 4 वर्णों में बटा हुआ समाज था, जो कालांतर में अनेक जातियों में विभक्त हो गया। पहले वर्ण के आधार पर समाज को बांट रखा था, परंतु बाद में धीरे धीरे इसको अनेक जातियों में विभक्त कर दिया गया है। छोटी छोटी अनेक जातियों में ये समाज विभक्त हो गया। इसमें कुछ छोटी जातियों के साथ अछूत व्यवहार किया जाता था, छुआछूत की जो भेदभाव पूर्ण व्यवहार किया जाता था, और समाज में ब्राह्मणों को उच्च सम्मान प्राप्त था, क्योंकि वर्ण व्यवस्था होने के कारण जो समाज में क्या थी, वर्ण व्यवस्था के कारण ब्राह्मणों को सबसे सम्मानजनक व्यवस्थाएं प्राप्त थी, सबसे सम्मानजनक उनका पद उच्च माना जाता था। और जाति व्यवस्था में जो निम्न कुल के थे या इस प्रकार से छोटी जाति के व्यक्ति थे, उन्हें अछूत कहा जाता था या अछूत पूर्ण व्यवहार किया जाता था या छुआछूत पूर्ण व्यवहार किया जाता था। समाज में ब्राह्मणों को सम्मान ज़्यादा मिलता था और क्षत्रियों की समाज में उच्च जाति थी। दूसरा जो वर्ण व्यवस्था में क्षत्रिय आते थे, क्षत्रिय देश की सेवा और देश की रक्षा करते थे, तो उनकी भी समाज में उच्च जाति मानी जाती थी। समाज में स्त्रियों की स्थिति भी सामान्य स्थिति थी और वे स्वयंवर में अपने पति का चुनाव कर सकती थी। इसका तात्पर्य ये हुआ कि समाज में महिलाओं को भी स्वतंत्रताएं प्राप्त थी। महिलाएं अपना वर स्वयं चुन सकती थी, अपना जीवन साथी चुनाव करने का उन्हें पूर्ण स्वतंत्रताएं प्राप्त थी। इस तरह से क्षत्रियों की और ब्राह्मणों की समाज में स्थिति श्रेष्ठ थी, परंतु जो निम्न जातियां थी उनकी समाज में स्थिति श्रेष्ठ नहीं थी, क्योंकि वर्ण व्यवस्था में जब समाज बटा हुआ होता है तो जातिगत भेदभाव ज़्यादातर देखने को मिलते हैं। तो इसी तरह समाज में वहाँ वर्ण व्यवस्था थी, तो वर्ण व्यवस्था के कारण ब्राह्मण का स्थान उच्च कुल का माना जाता था और सम्मानजनक उसका स्थान प्राप्त था। अब आती है अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था जिससे समाज में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है। अर्थव्यवस्था में साहित्य द्वारा अनेक प्रकार की मिट्टियों, अनाजों की किस्मों या कृषि यंत्रों तथा मिट्टी की उर्वरकता आदि कृषि के वैज्ञानिक ज्ञान में प्रगति की जानकारी प्राप्त होती है। यानी कि अर्थव्यवस्था हमारे जिस प्रकार की उर्वरक मिट्टी है या अनाजों की किस्म की क्या उन्नतता है, या हमारे क्षेत्र में किस प्रकार के कृषि यंत्र हैं जिसके माध्यम से अच्छा उत्पादन किया जा रहा है, उर्वरकता या कृषि की वैज्ञानिक ज्ञान में प्रगति थी। उस समय भी लोगों में मिट्टी की उर्वरकता बनाए रखना या इस प्रकार की कृषि क्षेत्र में वैज्ञानिक तकनीक उनको या वैज्ञानिक ज्ञान का अनुभव था, या वैज्ञानिक ज्ञान के आधार पर ही कृषि की जाती थी और कृषि की प्रगति की जानकारी प्राप्त होती है। इसी तरह रहट आदि अनेक सिंचाई के साधन उस समय उत्तर भारत के समय प्राप्त थे। रहट के द्वारा सिंचाई की जाती थी और फसल को ज़्यादातर उत्पादकता बढ़ाई जाती थी। इसी तरह से देखा जाता है कि मुसलमान शासकों के भारत आगमन के पूर्व काल में ही
थे। इस तरह समाज में अनेक जातियां में विभक्त हुआ करता था। सिंचाई के प्रमुख साधन होना, उर्वरक क्षमता होना, कृषि यंत्रों का होना और इस तरह से वहाँ की अर्थव्यवस्था सुदृढ़ थी, यानी कि कमजोर अर्थव्यवस्था नहीं थी। तीसरा आता है शिक्षा एवं ज्ञान। शिक्षा एवं ज्ञान के माध्यम से देखते हैं कि इस युग में हमें अनेक प्रकार की शिक्षा के केंद्रों जैसे मठों हैं, घटिकाएं हैं, अग्रहारों तथा विहारों की जानकारी मिलती है। जब भी हम देखते हैं इस युग में ज्ञान विज्ञान के साथ या ज्ञान के साथ शिक्षा के साथ अनेक शिक्षा के केंद्र थे और मंदिरों में सामाजिक, शैक्षिक तथा सांस्कृतिक संस्थाओं के रूप में विकसित किया गया था। मंदिरों में ही जैसे बैंकों का, कोषागारों का या न्यायालयों का या इस प्रकार शिक्षा के केंद्र या अस्पतालों की गतिविधियां संचालित की जाती थी। मंदिरों में भी इस प्रकार की शिक्षा के केंद्र बनाए गए थे, मंदिरों में भी शिक्षा दी जाती थी और जैसे बैंकों में, मंदिरों में भी कोषागार बनाया जाता था और न्यायालयों में शिक्षा के केंद्र एवं अस्पतालों में भी इस प्रकार की गतिविधियां शामिल थी। तो शिक्षा एवं ज्ञान का भी वहाँ प्रसार था। उत्तर भारत में जो समाज में शिक्षा और ज्ञान का भी प्रचार प्रसार था और विभिन्न शिक्षा के केंद्र स्थापित किए गए थे। भाषा एवं साहित्य। भाषा एवं साहित्य के माध्यम से भी विकास हुआ समाज, उत्तर भारत के समाज का। और इस युग में प्रमुख भाषा संस्कृत थी। संस्कृत भाषा साहित्य के रूप में या जो भी लेख लिखे जाते थे वो संस्कृत में ही लिखे जाते थे, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रचलन में कौन सी भाषा थी? संस्कृत भाषा का वहाँ पर प्रचलन था। संस्कृत भाषा ही मुख्य भाषा के रूप में उभरी। यहाँ पर अनेक प्रकार के साहित्य और लेखन जो निरंतर इसी भाषा में चलते थे, यानी कि संस्कृत भाषा में ही साहित्य भी थे और लेखन कार्य भी संस्कृत भाषा में ही हुआ करता था। बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म एवं जो धार्मिक शिक्षाओं के जो भी लेखन कार्य होते थे वो पाली एवं प्राकृतिक भाषा में होते थे। यानी कि जो जैन धर्म की जो भी धार्मिक जो भी शिक्षाएं होती थी या बौद्ध धर्म की जो भी धार्मिक शिक्षाएं होती थी या लेखन कार्य किया जाता था वो पाली एवं प्राकृत भाषा में इसका प्रयोग किया जाता था। और ज़्यादातर जो भी लेखन और साहित्य थे वो ज़्यादातर किसमें? संस्कृत भाषा में ही लिखे जाते थे और इस तरह से संस्कृत भाषा का ज़्यादा प्रचार किया जाता था। संस्कृत भाषा ज़्यादा बोली जाती थी। संस्कृत भाषा का ज़्यादा उद्गम था या ज़्यादा विकास था, इसलिए संस्कृत भाषा को ज़्यादा महत्व था। अब आता है धर्म। धर्म देखते हैं कि सन 800 से 1200 ईस्वी तक काल हिंदू धर्म का था। पहले ज़्यादातर हिंदू धर्म के ही लोग थे, राजा या कुछ और भी जो अधिकारी जो भी पुरुष सभी हिंदू धर्म को मान्यता प्राप्त थी। यानी कि 800 से 1200 ईस्वी वर्ष तक हिंदू काल चला और हिंदू का ज़्यादा महत्व था। यहाँ महान पुनर्जीवन है, हिंदू धर्म को पुनर्जीवन किया गया। इस धर्म के लोगों को निरंतर वैष्णव, शैव एवं बौद्ध, जैन धर्म से भी प्रेरणा और शिक्षा मिलती थी। यानी कि उत्तर भारत में हिंदू धर्म का तो महत्व था ही, परंतु हिंदू धर्म के साथ साथ वैष्णव और शैव धर्म, बौद्ध धर्म या जैन धर्म की प्रेरणा और शिक्षा भी दी जाती थी और अनेक अलग धर्मों की भी शिक्षा दी जाती थी। शंकराचार्य एवं जो रामानुजाचार्य हैं, जिन्होंने जो दो दार्शनिक थे, उन्होंने आध्यात्मिक आंदोलन चलाए और धर्म का प्रचार प्रसार किया, लोगों में धर्म के प्रति जागृति पैदा की और जो बुराइयां थी फैली हुई समाज में उनको दूर करने का प्रयास किया। क्योंकि शंकराचार्य और रामानुजाचार्य धर्म के प्रवर्तक थे। धर्म प्रवर्तक के माध्यम से वह दार्शनिक और
प्रस्तुत किए। इससे लोगों में अपने अधिकारों और उनमें नागरिक जागरूकता प्रदान की। तो इस तरह से समाज में जो उत्तर भारत का जो समाज है, उत्तर भारत के समाज में समाज के बारे में, अर्थव्यवस्था के बारे में, शिक्षा एवं ज्ञान के आधार पर, भाषा एवं साहित्य के आधार पर और धर्म के आधार पर समाज का विकास हुआ। धन्यवाद।